हाय एवरीवन, वेलकम टू द नई वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो में एक चीज करना भूल गए थे, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया, वो था कि एनालिसिस नहीं करा था हमने इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन से क्या बोलते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम वो भी करेंगे। हम पिछले जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक रिवाइज करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। बट एक छोटा सा चेंज ऑफ प्लान नहीं है यार, कि पहले मैंने बोला था कि हर वीडियो के 2 पार्ट्स बनेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कराने को कुछ होता है। तो बेसिकली 3 पार्ट में हर एक चैप्टर होगा। वो कैसे होगा, पहले थ्योरी 1 ऑफ अ चैप्टर, थ्योरी पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, और तीसरे में हम क्वेश्चंस लगाएँगे उस चैप्टर का, और पीछे जितना भी रिवीजन है हम वो रिवीजन लेक्चर हो गया। तो ऐसे ही हम हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये बॉडी एंड फ्लूइड सर्कुलेशंस का सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट है, सॉरी। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल। और ठीक है, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ करूँगा, जो हमने कल पढ़ा था उसको एक छोटे से फ्लो चार्ट में मैं आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ब्लड बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज़्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज़्मा कंस्टिट्यूट्स ऑफ मेनली 55% आई गेस, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, ठीक है? प्लाज्मा में भी 2 चीज़ होती है, वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 6 टू 8%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स से बने होते हैं? आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स, ठीक है? आरबीसीज़ को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। 5.5 देखो ये रहा, टु टु टु, ये रहा, पूरा मैंने लिख दिया। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं पर मीटर क्यूब में। कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं, न्यूक्लियस से डिवॉइड होते हैं, मैमल्स में बाइकॉन्केव शेप होती है। रेड कलर की होती है, इसके अंदर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हर एक 100 ग्राम में 12 से 16 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आरबीसीज होता है। और लाइफ स्पैन एवरेज होती है 120 दिन, और डिस्ट्रॉय होते हैं तो जाते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी विच इज कॉल्ड स्प्लिट। ठीक है, ये था अपना आरबीसीज। तो आरबीसीज हो गया। डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये कम होते हैं। कितने? 5000 से 5500 मीटर पर मीटर क्यूब होते हैं। कलर नहीं होता, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ये सारे फीचर्स है ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज के। 2 टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलर, एग्रैनुलोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। इसको याद करने का सिंपल सा टॉपिक बताया था आपको, बेंच। बेंच और एमएलए। बेंच क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, बेंच होता है बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यहाँ भी लिखा था, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसोनोफिल्स, और ये होता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। कैसे? बेसोफिल्स होते हैं लीस्ट अबंडेंट 0.5 से 1, एसोनोफिल्स उससे थोड़ा 1 से 2%, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा 60 से 65%। ठीक है भाई। बेसोफिल्स से क्रिएट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। एसोनोफिल्स क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। हमारा ग्रेनुलोसाइट्स कंप्लीट हो गया। एमएलए ए ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की परसेंटेज होती है 6 टू 8%। फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है भाई। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? 2 टाइप के, बी और टी होते हैं, और दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के। ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सेल प्रोड्यूस होते हैं, सेल फ्रेगमेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में। कितने होते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मीटर क्यूब में। इन्वॉल्व इन मोस्टली कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जब भी अगर ये कम होती है तो हमारा ब्लड लूज ज़्यादा हो जाता है, और जैसे लिखा था, रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। ये हो गया। तो ये सब हो गया। फिर हमने आगे पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप्स 2 टाइप के होते हैं, एबी ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। एबी ब्लड ग्रुपिंग मतलब जो सरफेस पे होता है एंटीजन, उसके हिसाब से टाइप बनता है। जैसे अगर ए ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप है तो सरफेस पे ए एंटीजन होगा, ऐसे ही। और अगर ए एंटीजन ऊपर है तो प्लाज्मा में होगा बी एंटीबॉडी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। और ये अब मैंने आपको बताया था कि अगर 2 अलग-अलग टाइप के ब्लड मिक्स हो जाएँगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्लम्प या एग्लूटेशन बन जाएगा जिससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी और डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसी बन जाएगी। ये सब हमने पढ़ा था।
ये देख लो, ब्लड टाइप इज डिवाइड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, जो कि प्रोटीन होता है सरफेस ऑफ द ब्लड सेल या आरबीसी। तो देख रहे हो पूरा। बस आर एच पॉजिटिव ये भी बता देता हूँ, जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होती है ऐसे ही आर एच ब्लड ग्रुपिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें आर एच एंटीजन होता है वो है पॉजिटिव, वो होता है ये कैसे करा था मैंने? ये ऐसे चला जाता है, तो अगर ऐसे क्लिक करूंगा तो आ जाता है क्या? ऐसे आ जाता है? अच्छा जी, ऐसे भी होता है क्या? अब हटा के ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। मैं आर एच एंटीजन कहाँ से आया था? सिमिलर टू रिसस मंकी, इसलिए आर एच आ गया। सरफेस में ही होता है एंटीजन हमेशा, सर 80% ऑफ ह्यूमंस में होता है, इसलिए वो आर एस पॉजिटिव। जैसे आप देखते हो ए बी पॉजिटिव, तो ये तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग से आ गया, और पॉजिटिव आ गया आर एच ब्लड ग्रुपिंग से। जिसमें प्रेजेंट होगा जिसमें एब्सेंट होगा वो आर एच नेगेटिव। आर एस नेगेटिव एक्सपोज कर दें अगर आर एच पॉजिटिव से, वैसा ही होगा, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज बन जाएगी और दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए आर एच कंपेटिबिलिटी भी हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले। ठीक है। अब ये सब हमने पढ़ लिया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब सबसे मेन बात जो हमने स्किप कर दी थी इस लेक्चर में, वो एनालिसिस। तो यार देखो, मैंने एनालिसिस करी पिछले 5 साल के पेपर की। तो उससे क्या लिख कर आया कि अगर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है नीट के पेपर में, तो 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज आते हैं हर साल। और अगर कहीं से किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बॉडी ब्लड कंपोनेंट से, ब्लड ग्रुप से, कोएगुलेशन से। ये सब हमने पढ़ लिया है। सर्कुलेटरी पाथवे से, कार्डियक साइकिल से, डबल सर्कुलेशन से, और रेगुलेशन से, ब्लड रेगुलेशन से, और डिसऑर्डर से। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये वाले तो आपके सबसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगर आपको इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना था। तो चलिए, रिवीजन कर लिया हमने 7 मिनट में पूरे चैप्टर का जो हमने कल पढ़ा था। अब आगे वाला हम पढ़ते हैं। तो स्पेशल केस ऑफ आर एच कंपेटिबिलिटी हमें रिवाइज करना था। हुआ क्या था, मेरी लैपटॉप की स्टोरेज खत्म हो गई थी। ऑल थैंक्स टू मैकबुक, मैं हाईएस्ट क्वालिटी में शूट कर रहा था, तो उसने 1 घंटे की वीडियो 100 GB में बना दी। सो आपको पता ही है। और तो देखो, हम पढ़ते हैं। तो प्लीज़, जैसे मैंने कल भी बताया था, इसको सीरियसली मत लेना। ये सिर्फ एक मैंने आपको वो बताने की कोशिश करा है। मेरे को लगता है सिंपल इज़ द बेस्ट थिंग, सिंपलेस्ट थिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू रिवाइज़ और स्टडी। तो ये एक मदर है और ये एक बेबी है, वॉर्म है, ठीक है? तो मदर का ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, बेबी का है आरएच पॉजिटिव। याद करने के लिए कैसे है कि मम्मी मम्मी हमेशा आपकी रोस्टिंग करती है, ठीक है? मम्मी रोस्टिंग करती है तो मतलब नेगेटिव हैं, और आपको हमेशा लगता है कि आप सही है तो आप पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखना। अब क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी में जब वो दोनों अलग-अलग डिफरेंट टाइप के ब्लड्स रहते हैं, और ये मिक्स नहीं होते, और प्लेसेंटा इनको सेपरेट करती है कि मम्मी का आरएच नेगेटिव अलग रहता है और जो भी बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड अलग रहता है, मिक्स नहीं होते बेसिकली पहली प्रेगनेंसी। अब जब फर्स्ट डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी होती है कि एक्सपोजर हो जाए आरएच नेगेटिव ब्लड विथ फीटस ब्लड जो कि आरएच पॉजिटिव का। ठीक है, अगर मिक्स हो गया, अगर दोनों मिल गए, तो इसमें क्या होता है, मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज फॉर आरएच एंटीजन, क्योंकि मदर में तो है नहीं, अब बच्चे में आरएच पॉजिटिव, तो मदर आरएच एंटीबॉडीज बना लेती है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड, उसके ब्लड में। अभी कुछ नहीं होता, अभी तो बच्चा डिलीवर हो गया, सही है, हेल्दी बच्चा। अब क्या होता है, इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी इफ द चाइल्ड इज अगेन आरएच पॉजिटिव, फिर क्या होता है, जो ये आरएच एंटीबॉडी खून में बन जाती है ना, वो लीक कर जाती है फीटल ब्लड में, आरएच पॉजिटिव, और डिस्ट्रॉय करती है फीटल आरबीसी। समझ गए? मम्मी के खून में क्या बन गई थी, मदर के खून में बन गई थी आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज, फीटल के ब्लड में जाती है और इसके डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, ये अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाए। अब दिस कैन बी फेटल, क्योंकि बच्चे की तो आरबीसी मर रही है, तो और इससे क्या होता है, सीवियर अनेमिया हो जाता है। फेटल मतलब जान की हानि भी हो सकती है, सीवियर अनेमिया हो जाता है, और जॉन्डिस टू द बेबी। मार्क कर देता हूँ, क्या हो जाता है, सीवियर सीवियर अनेमिया, फेटल हो सकता है, और जॉन्डिस हो जाता है बेबी के। इस कंडीशन को हम कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। बट
ये तो हमें पता गया हो गया तो क्या होगा, बट एज अ हमने मेडिकल में इतनी वो कर ली, तो हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि भाई कोई भी किसी की भी जान हानि का नुकसान ना हो। फिर हम इसमें क्या कहते हैं, ये कैसे अवॉइड हो जाता है, हम पहली प्रेगनेंसी के जस्ट बाद एक एंटी आर एच एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं मदर को। इससे क्या होता है, जो सारी आर एच एंटीबॉडीज बनी थी वो मर जाती है, विच विल किल दिस एंटीबॉडीज, ये वाली तो मदर के खून में वो आर एच एंटीबॉडीज नहीं, आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज नहीं बचती, तो सेकेंड डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो दिस वॉज द स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। इससे क्वेश्चन आता है। और बच्चे, अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैंने ये ऐसे डिफरेंशिएट करके क्यों लिखा है, आपको क्यों बताया कि मम्मी रोस्ट करती है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक चिल्ड्रंस डू और स्टूडेंट्स डू, और आप भी करोगे बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट में। तो प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, जैसे मैं पढ़ा हुआ आपको बता भी रहा हूँ कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर सकते हो। सो ये सारे नोट्स मैं आपको अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी में दे दूंगा, आप लिंक जाके ज्वाइन कर लेना। हर लेक्चर के बाद मैं आपको ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा फॉर नाउ। ठीक है, ये हमने आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का पढ़ लिया था। अब क्या होता है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। आपने देखा होगा कि कभी आपका खून क्या बोलते हैं, जैसे दरवाजे में उंगली आ जाती है, मतलब और छोटा सा ना स्कम बन जाता है, ऐसा ऐसा बन जाता है। तो ये क्या चीज़ है, तो ये क्या है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। हमारे भगवान जी ने या नेचर ने हमारी बॉडी ऐसे डिज़ाइन करी है कि अगर आपको कट लगा, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो थोड़े टाइम बाद खून जम जाएगा, क्योंकि भगवान को पता है आप लोग कितने आलसी हो। आप लोग तो कुछ करोगे नहीं, आप तो उसमें पट्टी बांधोगे ना, आप कहते हैं हाँ मुंह में उंगली दे लोगे। बट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म नेचर एंड द बॉडी हैज़ अ मैकेनिज्म कि वो खुद ही कोएगुलेट कर लेती है। अब इसलिए कभी कट लगता है तो खुद ही ब्लड रुक जाता है। अब ये तो पता है हमें खुद लड़ जाता है, पर हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने तो घर पे बोला हुआ हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, देयर इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव, ये ठीक है। क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ड्यू टू नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड कॉल्स फिब्रिन। तो ये फिब्रिन्स होते हैं, ऐसे 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 ना, बहुत सारा ऐसे हो जाते हैं, तो ये आपको एक क्लॉट लगता है। क्लॉट किससे बनता है, फिब्रिन से। नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन। अब ये फिब्रिन क्या है, फिब्रिन जब वो ऐसा जाला सा बना लेते हैं ना, तो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये ऐसे स्कम जैसा बन जाता है। ठीक है, जैसे एक जाल बना और उसके अंदर कुछ भी चीज़ें जैसे एक जाल बना ऐसे और उसके अंदर सारी चीज़ें ट्रैप होती गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्कम जैसा फॉर्म कर देता है, और जिसमें ब्लड ट्रैप हो जाता है और वो लीक नहीं होता। अब अब देखोगे ये कैसे बनता है, तो आपको पता चल गया, फिब्रिन बनता है। फिब्रिन फिब्रिन से हमारा ब्लड कोगुलेट होता है, ब्लड रुक जाता है, वो थ्रेड बनाता है, सारे डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें रुक जाते हैं, जो प्रिवेंट करता है ब्लड को बाहर आने में। फिब्रिन ये चीज़ हो गई। अब ये फिब्रिन कैसे बनता है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन से, जो प्लाज्मा में पड़ा होता है। हमने पहले भी पढ़ा था 3 मेजर प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। तो ये वही वाला फिब्रिनोजन है। इनएक्टिव फिब्रिनोजन प्लाज्मा में पड़ा होता है, जो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। अब ये जो एंजाइम थ्रोम्बिन है, ये भी कैसे थ्रोम्बिन बनता है, देयर इज एन इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बोकाइनेस की मदद से थ्रोम्बिन में बन जाता है। तो इज अ चेन ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, राइट। सो अब थ्रोम्बोकाइनेस कैसे बनता है, formed by series of linked enzymic reaction involving a number of factors present in plasma in active state। तो ये थ्रोम्बोकाइनेस बहुत सारे चेन रिएक्शन से बनता है, ठीक है, और वो एट द एंड थ्रोम्बिन में बन जाता है। फिब्रिन क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ट्रैप डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स टू प्रिवेंट ब्लड लीकेज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। कुछ भी समझ नहीं आता, कमेंट में अपने डाउन डाल देना, मैं अगली वीडियो में उसको आपको कैटर करके लिख दूंगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आई वांट योर फुल सपोर्ट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग नॉट रिवॉल्यूशनाइज बट वट एवर विच इज़ नीडेड इन दी एडटेक स्पेस राइट नाउ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ऑल्सो जैसे वी हैव डिसाइडेड, वी आर पार्टनरिंग विद सम mental health organizations to have a counseling sessions once a month। so उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी, लाइव सेशन टाइप्स होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, और 1000 सब्सक्राइबर्स तक हिट करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब क्या था? अब ये कोएगुलेशन ऐसे तो होता ही है, पर कोएगुलेशन कैसे होता है? A injury or trauma can stimulate the platelet in the blood to release certain factor which stimulates the mechanism of coagulation. कभी आपने देखा होगा जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो खून बहता तो है, पर कभी कभार केस में रुक भी जाता है। सो वो इंजरी और ट्रॉमा भी स्टिमुलेट करता है सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करने में, जो कोagulation में हेल्प करता है। कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इससे, तो ये नहीं, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। तो कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है। अब लिम्फ पढ़ेंगे। हमने ब्लड पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया ब्लड। ब्लड देखो, ये रहा ब्लड। देखो जितने भी आप अच्छे अच्छे माइंड में बनाओगे ना, आपको सब समझ जाएगा। पूरा ब्लड पढ़ लिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, हमने ये सब पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, RH ग्रुपिंग भी पढ़ ली, क्लॉटिंग भी पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। तो होता क्या है ना, देखो सपोज करो ये एक मेरी ब्लड कैपिलरी है, ये वाली, ठीक है। हाई प्रेशर ब्लड यहाँ से जाता है एकदम आर्टरीज में, मतलब हाई प्रेशर होता है। तो क्या होता है ना, सम वाटर अलोंग विथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इस टाइनी स्पेसेस में बाहर आ जाते हैं। क्या? सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं आपके, यहाँ पे। अब ये जो लाल लाल चीज है ना, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है एनसीईआरटी में टिश्यू फ्लूइड्स या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? एक पाइप, एक आर्टरी है हमारे पास, एक आर्टरी है हमारे पास, ठीक है। वो एक पाइप है, उसमें से खून जा रहा है। तो काइंड ऑफ सीव जैसे छन्नी होती है ना, तो उससे क्या होता है, हाई प्रेशर ब्लड में से कुछ चीज जैसे वाटर, मोस्टली वाटर और सम वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं स्पेस में, ये वाले स्पेस में, ठीक है। ये वाले से इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। और ब्लड में अभी क्या बच जाता है ज्यादातर? लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अभी ब्लड में ये है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड्स है ना, ये अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बच गया, लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड एलिमेंट्स। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड्स है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। ये लिम्फ नहीं है। लिम्फ क्या है? वी हैव अ सिस्टम, देखो यहाँ लिखा होगा, देखो वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। जो ये कुछ चीजें ब्लड से निकल गई, वो उसको उठाता है और वापस डाल देता है हमारी वेन्स में। अब जो ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम इज एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पाइप, एक हमारे पास नस है हमारी, उसके अंदर खून जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे वाटर सॉल्युबल वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। ब्लड में क्या बच जाता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये जो बाहर आए एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ये है, ये वाले यहाँ पे जो भी है, इसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड्स या इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। अब ये लिम्फ नहीं है। अब वी हैव अ मैकेनिज्म, और जो ये कुछ चीजें ब्लड से निकल गई है, एक सिस्टम होता है विच इज एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, मतलब बहुत छोटी छोटी नसों से बन के बड़ा एक सिस्टम है, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम लिम्फ कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। अब आपको पता है कि ब्लड से ही सेल और टिश्यू, ब्लड से ही ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन होती है, और यहीं पे ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, यहाँ पे देखो, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस, जो हमने पिछली टाइप पढ़ी O2 CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। आपको पता है, ये जो सेल के टिश्यू है, यहाँ से CO2 बाहर लेके ब्लड में डालनी है, और यहाँ से O2 डाल के यहाँ डालनी है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये भी टिश्यू फ्लूइड के दौरान हो रहा है। तो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू फ्लूइड। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ते ही है, राइट? हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं।
तो आप देखोगे जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है उसका एक पैटर्न है। पहले हम थोड़ा कॉमन पढ़ेंगे, फिर हम उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर हम बाद में स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे, फिर हम रेगुलेशन पढ़ेंगे और एट द एंड हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सो दिस इज द हायरार्की और दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम लिम्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। अब इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स, तो मतलब जो चीज़ आपके देखो ब्लड वैसे ही कितना इंपॉर्टेंट है, अब उसमें से कोई चीज़ बाहर आ रही है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स और कुछ हॉर्मोन्स हो सकते हैं, राइट? तो उसको कैरी करता है। ठीक है, फैट्स आर ऑल्सो ऑब्जॉर्ब थ्रू लिम्फोसाइट्स इन लैक्टेल प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल लाइफ। ये जो लाइन है ना, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको याद दिलाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट इंटरस्टिशियल फ्लाइड में एक होती है लैक्टेल, जहाँ से क्या बोलते हैं फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये लाइन अपन वहाँ पढ़ेंगे, जब अपन डाइजेशन में पढ़ेंगे आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया? देखो यहाँ देखो, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने ब्लड पढ़ लिया, लिम्फ पढ़ लिया। ब्लड में तो हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली, लिम्फ में भी अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज। अब थोड़ा सा रह गया चैप्टर, बस 20 स्लाइड्स रह गई और मेरी तो स्लाइड्स बहुत छोटी हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज, दो टाइप की सर्कुलेशंस होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जांपल्स, पहले के लोग ऑर्थोपोड्स, मोलस्क। क्लोज अपने जैसे लोग, एनालिड्स और कॉर्डेट्स। अब ऑर्थोपोड्स और मोलस्क में क्या होता है? ब्लड पंप होता है हर्ट्स में, और लार्ज वैसे उसमें पड़ा रहता है, खुला पड़ा रहता है, जैसे एक बाल्टी है उसमें ब्लड पड़ा है और उसमें हमारे ऑर्गन्स पड़े हैं। देर इज नॉट अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब जिसमें ब्लड सर्कुलेट रहता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक है, जिसे हम साइनेसिस कहते हैं, ओपन स्पेसिस को। ठीक है, साइनेसिस। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एनालिड्स और कॉर्डेट्स। ब्लड इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, कि भाई बाहर नहीं आएगा, देयर इज अ नेटवर्क, देयर इज ट्रांसपोर्टेशन, पूरा सिस्टम है ब्लड। जैसे समझ रहे हो, जैसे इंडिया का रोड नेटवर्क देख लो, पानी आ जाता है ना बाहर गड्ढे में, बट ऐसा जब बारिश होती है तो चाइना, जापान, वहां पानी नहीं आता, वहां अपने अंदर ही रहता है। तो ऐसे समझ सकते हो। अब ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, मतलब मस्कुलर होता है हार्ट। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हर्ट्स आर मायोजेनिक, मतलब खुद ही होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये सारी मतलब मसल्स होती है उसके अंदर जो खुद ही फंक्शन करती है, जिसका मतलब मस्कुलर चैम्बर हार्ट। फिशेज में दो चैम्बर्ड का होता है, एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तीन चैम्बर्ड होता है, दो आर्टरीज होती है और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। Crocs, birds and mammals, four chambers, two atria and two ventricles। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब फिशेस में कैसे होती है, पहले फिशेस की बात करेंगे। फिशेस में क्या होता है? गिल्स में हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स से। गिल्स से जो ये डीओबी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर बॉडी पार्ट्स में चल जाता है। अब बॉडी पार्ट्स में CO2 O2 का एक्सचेंज होता है, तो ये दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, कैसे? गिल से बॉडी पार्ट में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी पार्ट में CO2, क्योंकि वहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेज है जो यूज हो गए, अब उनको बाहर करना है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से गिल में चला, सिंपल। अब ये देख, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रॉक, इसमें क्या होता है? बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में। ठीक है, गिल्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम तो अलग अलग है, पर वेंट्रिकल एक ही है, तो यहाँ पे मिक्स ब्लड हो जाता है वेंट्रिकल्स में, जो कि बॉडी में चला जाता है और फिर लंग्स में चले जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डीओबी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड इन वेंट्रिकल्स। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल डबल सर्कुलेशन। देखो, एक बेसिक सी चीज याद रखना, गिल्स लंग से जब भी ब्लड बाहर जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और बॉडी पार्ट से जब जाता है बाहर तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड्स एंड मैमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, इसका जो मैकेनिज्म है अपन आगे पढ़ेंगे, तो मैं दोबारा दोबारा नहीं पढ़ाना चाहता। अब
अपन हर्ट पढ़ेंगे। आई होप मैं आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करूँगा, आप वो निकाल लो एनसीईआरटी का हर्ट का पेज, हर्ट हर्ट का डायग्राम बस उसी की ज़रूरत है, मैं लगाना भूल गया। तो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले 3 चीज़ों से बना होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। व्हाट कंप्राइजेस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब देखो, मैं एक रफ बनाता हूँ फिगर, रुको मेरे पे पड़ा है। ये मैं बस आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। ठीक है? देख लो मेरा कहाँ तक फट रहा है, 1 सेकंड रुकना यार। हाँ, ये सही है। चलो ठीक है, अपन बाद में देख लेंगे। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 सेकंड। ठीक है? अब देखो 2-4 चीज़ हम पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ हल्का-सा। दो 3 सेप्टम्स होती है बेसिकली जो आपको पढ़नी है। पहली होती है इंटरनल आर्टेरियल सेप्टम, ये आर्टरी है, लिख लेता हूँ। ये वेंट्रिकल्स, जो ये आर्टरी के बीच में ये होती है इंटर आर्टेरियल सेप्टम, मतलब 2 आर्टेरियल के बीच की जो दीवार होती है या वॉल होती है, उसे हम कहते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम। क्या होती है? थिन मस्कुलर वॉल सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब होती है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, नाम से समझ आ रहा है, 2 वेंट्रिकल के बीच जो ये होगी सेप्टम, वो होती है। अब देखो आपको बनाने से ही समझ आ रहा है, अगर वहाँ पतली बनाई है तो मोटी, तो ये थिक वॉल्ड होती है, सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ये थिक वॉल्ड इसलिए भी होती है बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स इज टू मच, मतलब ज़्यादा होता है इन रिलेटिव टू आर्टरियास। ठीक है? अब एक सेप्टम होती है आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, मतलब ये वाली। ये वैसे तो क्या बोलते हैं, वो है, क्या कहते हैं इन्हें, वॉल्व्स। बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्व्स के बाद एक ऐसी यहाँ सेप्टम्स होती है जिसे हम कहते हैं इंटर आर्टेरियल आर्टेरियल वेंट्रिकल सेप्टम। आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल को सेम साइड्स को अलग करती है ये थिक फाइब्रस टिश्यू। ठीक है? अब वॉल्व्स की बात करते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट। राइट, अगर जैसे आप राइट ही हो, अगर मैं आपको बताऊं तो योर राइट हैंड इज मोर पावरफुल देन योर लेफ्ट हैंड, राइट। सो ऐसे ही राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल्व होता है वो ट्राई होता है, मतलब 3 ट्राई कस्पिड वॉल्व्स होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट और इन रिलेटिव टू लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो बाइकस्पिड होते हैं, जिसे मित्रल वॉल्व्स भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? राइट, राइट इज मोर पावरफुल मतलब ट्राई, बाई ट्राई में से ट्राई इज मोर पावरफुल, राइट, लार्ज नंबर। तो मतलब ट्राइकस्पिड वॉल, और ट्राइकस्पिड का एक ही होता है बिकॉज, राइट। और फिर बाइकस्पिड, बाइकस्पिड देखो कमजोर के ज्यादा नाम होते हैं ना, राइट। तो मित्रल वॉल, तो 2 उसके नाम होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है, पर्फ। बिकॉज आपको ये छोटी छोटी चीज कैसे बनाती है, क्योंकि वेंट्रिकल का ब्लड ना एक आर्टरी में जाता है। वो आर्टरी, वेंट्रिकल्स का ब्लड 2 अलग-अलग ट्यूब्स में जाता है, 2 अलग-अलग आर्टरीज़ या वेन्स में जाता है रिस्पेक्टिवली। तो उसको हमें याद रखने के लिए एक याद रखेंगे, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। सो द थिंग इज़ राइट वेंट्रिकल मतलब पर्व, क्या नाम है? पल्मनरी राइट वेंट्रिकल मतलब पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्या? पर्व, पल्मनरी, पी से पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल का आपको याद रखना है दूसरा ऑटो।
बिकॉज़ आप एक याद आपको कभी भी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ 2 याद नहीं करनी, सिर्फ़ एक का याद रखना है और दूसरी आपको एलिमिनेट करने से आती है। राइट वेंट्रिकल्स से कौन-सी वो जाती है? अच्छा पर्व, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब बची एओर्टा, एओर्टा जाती है, ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स और इन आर्टरीज और पल्मोनरी ऑर्टा और पल्मोनरी जैसे वेंट्रिकल्स है और ये आपकी जैसे लेफ्ट है राइट वेंट्रिक लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल्स के बीच जो वॉल्व है उससे और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ऑर्टा के बीच के वॉल्व को हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। इनका अलग अलग नाम नहीं है, इसका एक ही नाम है सेमिल्यूनर वॉल्व। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ। आर्टरियाज में ब्लड आया, वेंट्रिकल्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी में या ऑर्टा में गया। अब जो ये सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं और ये वॉल्व का काम होता है प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड की ब्लड वापस ना आए, ये इनका प्राइमरी काम। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन थोड़ा दिल के बारे में पढ़ेंगे। दिल क्या पढ़ रहे हैं अपन? दिल के बारे में देखते हैं भाई क्या पढ़ रहे हैं। सो हार्ट इज मीजोडर्मल ड्राइव। देखो तीन होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से बना हुआ है हार्ट। तो हार्ट इज मेसोडर मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन thoracic cavity, यही होता है बिटवीन टू लंग्स, टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। तो मतलब अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा हार्ट मोस्टली ऐसे होगा, टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, नहीं ऐसे टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, राइट। साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट की तरह होती है, प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लंग्स भी हमारी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन थे, हार्ट भी और बैग, जिस बैग टाइप उसमें हर्ट होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे लंग्स की दो लेयर्स के बीच में होता था प्लूरल फ्लूइड, राइट। इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स से होती है विच इज ऑटो एक्साइटेड। अब क्या होता है, देखो, अ स्पेशल कार्डियक musculature called nodal tissue is present in the right upper corner of left atrium, सैन। यहाँ पे होता है एक चीज, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसे हम कहेंगे सैन। और यहाँ पे होता है एवियन। अभी बताऊंगा इनके फंक्शन क्या है। फिर यहाँ से एक ऐसे जाता है जो ये यहाँ पे चला जाता है और अरे ये क्या हो रहा है, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। येलो ले लूँ क्या? मतलब ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे चला जाता है। आप अपनी हेल्थ एनसीईआरटी खोलोगे आपको पता चलेगा ऐसे, हट के अंदर ही। मैंने बाहर बना दिया बिकॉज वो आ नहीं रहा था। क्या होता है, अ स्पेशल कार्डियोमस्कुलर, जो एस एन मैंने बताया था। अनदर मास ऑफ टिश्यूज एवीएन, ये मैंने अब आपको बता दिया। सैन, मास ऑफ नोडल टिश्यूज, अभी बताऊंगा क्या होते हैं। दिस नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑटो एक्साइटेबल। मतलब ये ना वेव्स निकालता रहता है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब कुछ बाहर की एनर्जी नहीं है, मतलब ये ऐसे वेव्स हार्ट में पंप करता रहता है जिसी की वजह से हार्ट बीट करता है। मेनली एसएएन जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल which is 70 to 75 per minute, which is also responsible for maintaining a rhythm activity of heart। इसे हम पेसमेकर कहते हैं। तो जब भी कोई पेसमेकर डलता है हार्ट में, आपने सुना होगा, तो ये एसएन की फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो उसको हटाते तो नहीं, वहाँ पे एक चीज़ डाल देते ताकि जो नेडल टिश्यू है वो ऑटो एक्साइटेबिलिटी जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन रहे और हार्ट खुद ही पंप करता रहे। कभी आपको हार्ट ब्रीथिंग और हार्ट में ऐसे आपको खुद लेने की जरूरत पड़ती नहीं ना, हार्ट तो खुद ही चल रहा है ना। सो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ ऐसे, ठीक है, पेसमेकर। अब मैं आपको बताता हूँ एवियन, अच्छा बाद में पढ़ेंगे। अब हम कार्डियक साइकिल्स पढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले आपको आपकी दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। पहली टर्म है डायस्टोल। सो डायस्टोल क्या होता है?
यहाँ पे मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है। 34 मिनट हो गई। हाँ, डायस्ट्रोल क्या होता है? रिलैक्स स्टेट। जब भी मैं डायस्ट्रोल बोलूँ, जैसे वेंट्रिकल डायस्ट्रोल मतलब वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। फिर मैं बोलूँ सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। मतलब जैसे मैं बोलूँ आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल एंड आर्ट्रियल आर कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब आप ऐसे समझो, ये अभी आर्ट्रिया है, ऐसे हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो, मैं आपको पूरी एक छवि बताता हूँ। एक सिंपल सा अपन हर्ट बना लेते हैं। ब्लैक यहाँ पे यूज नहीं है तो ब्लैक ले लेते हैं इसको। हर्ट है ये वॉल्व्स है। अब देखो, ट्राइकस्पिड बाय और बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। ठीक है। ब्लड्स फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स कम थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम में। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कौन सी कहाँ से आ रहा है, बस मैं बता रहा हूँ आपको ब्लड आया। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है पल्मोनरी वेन से और राइट वेंट्रिकल्स में आता है वेना कावा से। ठीक है। क्या हुआ? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन है, तो ब्लड आ गया अपना यहाँ से यहाँ, आर्टरिया से थ्रू होके वेंट्रिकल्स, यहाँ से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया अपना। ठीक है। सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज है। सेमिल्यूनर वाल्व कौन से होते हैं? ये वाले जो यहाँ पे दो नस नहीं होती, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑट्रा के बीच वेंट्रिकल्स, और इन दो उसके बाद सेमिनल ल्यूनर वाल्व अभी क्लोज्ड है। अब क्या होता है? सैन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट्स बोथ आर्टरिया फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में इंक्रीज हो जाता है बाय 30%। क्वेश्चन आएगा ये क्या होता है? सैन स्टिमुलेट एक्शन पोटेंशियल, जिससे ब्लड वेंट्रिकल्स में ज्यादा तेजी से भरने लग जाता है। भरने कितने? 30% मोर से। इससे क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जो सैन ने कर रहा था वो कंडक्ट कर, अब एवीएन तक पहुंचा। अब एवीएन उसको आगे की देखो, एस एन ने आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, यही एक्शन पोटेंशियल अब यहाँ पे एवियन में ट्रांसफर हो गया। अब एवियन के ट्रांसफर होने से ये जो इसकी ब्रांचेस पूरे हर्ट में फैली हुई है, ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाई हुई है, इसको कहते हैं यहाँ पे जब आ जाती है बंडल ऑफ, ये परखंजी फाइबर्स। ठीक है। अब देखो क्या कहता है, फ्रॉम हेयर बंडल इंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर में, तो सैन से यहाँ पे एवियन में आया। एवियन की जो पूरी वेंट्रिकल्स में ये ब्रांचेस थे, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल चला गया। अब क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वही पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एस एन से एवियन में आया एक्शन पोटेंशियल, फिर पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में गया वहां। अब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। इस टाइम पे आर्ट्रिकल्स गॉट गेट्स रिलैक्स, अब आर्टरिया सिस्टोल में है। अब क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉल्यूम कम हो गई है वेंट्रिकल्स की, तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया तो जो ये दोनों वॉल्स थे ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो अब क्लोज हो जाते हैं। इनका मेनली प्राइमरी फंक्शन होता है वेंट्रिकल। अब देखो, मैं कोई चीज दबाऊंगा तो कोई चीज है वॉल्यूम बढ़ने के लिए इधर उधर प्रेशर लगेगा, तो आर्टरियस में ब्लड वापस ना जाए, इसलिए ये दोनों वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। पर ब्लड तो कहीं जाएगा, तो ये वाले दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं और जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो खुल जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? causing closure of tricuspid and bicuspid valves to prevent uh, backflow blood in arteria, but अल्टीमेटली क्या होता है? सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाते हैं। पीआरवी, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स, ऑर्टा राइट वेंट्रिकल चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में रिस्पेक्टिवली ब्लड चला जाता है। अब ब्लड जाता है सर्कुलेटरी पाथवे में, मतलब पूरे जो भी सर्कुलेटरी पाथवे उस पर ब्लड जाता है। अब पूरा ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब वेंट्रिकल डायस्ट्रोल हो जाता है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सेमिन अब प्रेशर ड्रॉप हो गया तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सेमिनल वॉल क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट की जो सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड गया है वो वापस ना आ जाए। ऑलराइट, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ वेंट्रिकल्स। अब क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो गया तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेंट्रिकल्स में प्रेशर खत्म हो गया और आर्टरियस में प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, खून तो वहां पे गिर ही रहा है ना, आर्टरियस में प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो वाला वो दोनों खुल जाते हैं और सारा आर्टरिया में ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स का। सो दिस साइकिल रिपीट्स। पढ़ लिया। अब आई होप
दिस कार्डियक साइकिल दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल बेसिकली, और आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब इसके कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशंस देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे होती है। द कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड एज दिस साइकिल इज कॉल्ड एज, जो भी हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल, आर हार्ट बीट 72 टाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ 7 एस एन 1 मिनट में 70 से 75 बनाते हैं, तो इसका जो एवरेज आता है वो 72 टाइम्स होता है। आई होप दिस गेट्स दिस इज कि इतनी बार कार्डियक साइकिल्स होती है 1 मिनट में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन का है, विच इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल एक वेंट्रिकल साइकिल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर फेंकता है, जिससे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, विच इज 70। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ब्रीथिंग का जो वॉल्यूम्स होती है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, उनको हम अ, अपने हिसाब से, मतलब जैसे कोई एथलीट है तो उसकी वॉल्यूम अलग हो जाती है, हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम एथलीट्स की ज़्यादातर ज़्यादा आती है। अब देखो, हाउ अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स इन अ मिनट। 1 मिनट में हम कितनी सांस ले रहे हैं? 72 बार। 1 सेकंड में वॉल्यूम वेंट्रिकल कितना आउटपुट कर रहा है? तो ये आ जाएगा 5000 ml या 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट कहते हैं हम इसे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज आर कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जांपल, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन एथलीट। जो भी एथलीट होगा उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। व्हाट डू डॉक्टर मेजर ऑफ लिस्ट। अब देखो, आपने देखा हुआ है स्टेथोस्कोप में जब आदमी लगाता है, वो डॉक्टर लगाता है, तो वो क्या मेजर करता है? दिल पे, यहाँ लगाता है दिल पे। वो मेजर करता है दो साउंड, लब डब, which are the characteristics of closure of valves. Lub is a closure of tricuspid valve, जब सारा मतलब वेंट्रिकल्स में खून बढ़ गया और उसके प्रेशर से बैकफ्लो रोकने के लिए दोनों आर्टरिया ने अपने वॉल्व्स बंद कर दिए। डब्स इज क्लोजर ऑफ सेमिनल valve, जब सारा खून सर्कुलेटरी पाथवे पे चला गया, अब वो वाला खून वापस ना आ जाए वेंट्रिकल्स में। सो दीज लब एंड साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड डॉक्टर मेजर्स सीज और हियर्स दिस टू साउंड्स। ओके, अब अपन पढ़ेंगे ईसीजी। 10 रह गया बस। पानी पी लूँ यार, अगर तुम कहो तो। और प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर्स में, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत हिसाब से बनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस लगती है कि कौन सा क्वेश्चन पिछले पेपरों में कैसा आया था। सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जैसे कि मैंने बताया, वी आर प्लानिंग टू डू सम काउंसलिंग सेशंस पीरियोडिकली, लाइक द फ्रीक्वेंसी विल बी 1 per month, I hope, if everything aligns. So please like and subscribe if you think these lectures are of any use to you. तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पानी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं, उठ के बाद में जाएंगे। अब आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं ईसीजी करा लो। ईसीजी करा लेंगे भाई। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफ विच वी गेट एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एक्चुअली द मशीन। हाँ, ये पता नहीं कौन पागल था जिसने ये सब करा, नहीं तो सिंपल रख सकता था ना, बट ये उल्टा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफ दैट वी गेट। ओ, ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? दैट वी गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द मशीन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो द वन द ग्राफ विच वी गेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो क्या है? पहले तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उससे हम बहुत सारी अपनी हार्ट बीट्स में इरेगुलरिटीज होती है, तो उससे हम कोई भी डिसीज का पता चल जाता है। इट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड डायग्नोसिस, राइट? क्या होता है वो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल्स, की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमारे हार्ट की कैसी एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये हमें बताता है। अब हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी नॉर्मल कंडीशंस पे कैसे मेजर करें? 3 लीड लगाते हैं, एक एक दोनों रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। अगर हमें जैसे डिटेल, जैसे आप देखोगे बहुत सारे मरीज भर्ती रहते हैं, तो वो लगाते हैं मल्टीपल लीड्स ऑन द चेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। एक ईसीजी कैसे लगती है? ऐसी लगती है, ऐसी ऐसी। रुको, एक ईसीजी लगती है ऐसी, जिसमें हर एक वेव का कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है? पहले आती है एक पी वेव। पी वेव क्या बताती है? डीपोलराइजेशन। मैंने आपको बताया होगा, नहीं तो पता, जहां भी मैं बोलूँ डीपोलराइजेशन, उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन।
लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। और जब भी TION होता है ना तो मैं उसको ऊपर एन लिख देता हूँ, याद है, कॉन्ट्रैक्शन। रीपोलराइजेशन इज इक्वल्स टू रिलैक्सेशन। याद कैसे करना है, रीपोलराइजेशन से रिलैक्सेशन। और DC, ठीक है। P वेव होता है जब आर्टरिया, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है, DC कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया या सिस्टोल ऑफ आर्टरिया। QRS वेव क्या होती है, जब वेंट्रिकल्स भी करते हैं ना, जब खून वेंट्रिकल्स में आ जाता है और वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर भेजता है, कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। T वेव क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं, मतलब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, तो ये हो जाता है वेंट्रिकल डायस्टोल। एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। याद रखना, जब ये जो टी वेव है इसमें आप देख लेना वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, मतलब वेंट्रिकल्स आर, मतलब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन खत्म हो गया। अब एक ECG में अगर आप 1 मिनट में QRS कॉम्प्लेक्स गिन लोगे तो दैट विल बी द पर मिनट हार्ट बीट ऑफ एन पर्सन, ठीक है। ECG ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये ECG था। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब अपन पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन पे, एनाटॉमी पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स की। बहुत सिंपल है, 3 लेयर बनती है, इनर, मिडल और एक्सटर्नल। इनर ट्यूनिका इंटीमा, मिडल ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, नाम से जस्टिफाई है। अब जो ट्यूनिका इंटीमिया है, इंटीमा अंदर वाली लेयर, वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई। मिडल लेयर जो होती है ट्यूनिका मीडिया, वो बनी होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से। एक्सटर्नल मसल्स ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो बनी होती है कोलेजन फाइबर्स। कैसे याद रखना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ई आ रहा है, ई आर में फाइबर होंगे अलग, कोलेजन फाइबर। ट्यूनिका मीडिया एम आ रहा है, मतलब इसमें होंगे इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल से बनी होती है, ठीक है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं बता कुछ उसका वो नहीं है, 2-4 बार देखोगे। और मैं आपको, मैंने आपको बोला था मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा चीज़ें, आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरे को पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मेरे दिमाग में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा और मैं आपका ये कराऊंगा। ट्यूनिका मीडिया ये वेन्स में थोड़ी कंपेरेटिवली थिन होती है, बिकॉज वेन्स में हमें इतनी मोटी का जरूरत नहीं है, बिकॉज वेन्स में आर्टरी के रिलेटेड ब्लड का प्रेशर कम होता है, ठीक है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया राइट वेंट्रिकल से बाहर चला गया, राइट वेंट्रिकल से राइट पर, याद हमेशा ऐसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी में होता है ये आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग से, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिकली लंग से जो चीज़ बाहर आ जाती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। पल्मोनरी वेन में आ गया, पल्मोनरी वेन से ये खून चला गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून गया ऑर्टा में, ऑर्टा से, ऑर्टा में अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वाला ही है, ऑर्टा से गया आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स की कैपिलरीज से टिश्यू में, टिश्यू में चेंज हुआ, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस थे हमने बाहर दिए, डीओबी, वेन्यूल्स और वेना कवा से चला गया राइट वेंट्रिकल्स। सो दिस इज द पाथवे डबल सर्कुलेशन। ब्लू वाले को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो भी ब्लू में है, और रेड वाला है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसे मैंने बताया, रेड वाले को कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के 2-4 चीजें फायदे होते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में हो गया, टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे और उससे हार्मफुल सब्सटेंस ले लिए। क्या याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद है आपका सारा गेम हो गया। क्या प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल, टेक CO2 और अदर सब्सटेंस। जब ये तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसने यहाँ पे एक्सचेंज करा, और इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस एक्चुअली इज दे रहा है और ले रहा है हमसे। अब अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन अपने डाइजेस्टिव ट्रैक और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर में, जिसे अपन कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वेन जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की होती है, ब्लड को कैरी करती है इंटेस्टाइन से लीवर में बिफोर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में घुस जाए। याद करनी है, एनसीईआरटी ने इतने दे रखा है, मैं इसके ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। क्वेश्चन आता है यहाँ से,
तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से उठाती है, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है भाई, अब चलते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज फिर डिसऑर्डर, और ये चैप्टर को तहस नहस कर। अब देखो, आपको इतना तो पता हो गया, हार्ट हमारा खुद चलता है, मायोजेनिक है। जस्ट सेकेंड, हार्ट हमारा मायोजेनिक है, राइट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट, तो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब खुद ही रेगुलेटेड होती है, आप नहीं कर रहे, विच इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल जो हमने पढ़ी थी, नोडल टिश्यूज एसएन और एवीएन, जो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली एसएन विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेसमेकर, हैंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेन। इतना आपको पता है, बहुत बढ़िया। अब इसको, इस सारी गतिविधियों को रेगुलेट करता है स्पेशल सेंटर इन मेड्यूला। तो आपको देखो, एक चीज यहीं से याद हो गई, मेड्यूला ऑब्लंगेटा में एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो ब्रीदिंग रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए, और यहीं एक स्पेशल सेंटर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डियक फंक्शन फ्रॉम एएनएस को रेगुलेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो एक चैप्टर आएगा, कौन सा, न्यूरल वाला, उसमें आपको ये सारी चीजें उतनी ही कम पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें कैसे रेगुलेट होती है उससे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये अभी पता चलेगा कि ये कैसे ये जो होता है स्पेशल सेंटर इन मेडुला कैन मॉडरेट कार्डियल फंक्शन थ्रू एएनएस। ठीक है, एएनएस पढ़ा देता हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं इसके अंदर, एसएनएस और पीएनएस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सब चीज़ बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है तो स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, राइट। पैरासिम्पैथेटिक चीज़ें कम करता है, डिक्रीज करता है हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल धीरे हो जाता है, मतलब हार्ट बीट कम है तो एक्शन पोटेंशियल भी कम है, राइट, और उससे हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। ये सब तो करता ही है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन भी कार्डियक आउटपुट रिड्यूस करते हैं, ये वाले कौन से होते हैं, फ्लाइट और फाइट वाले हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन जैसे कहते हैं, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, ये वाले हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहले आता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। बेसिकली बीपी अगर आपका नॉर्मल से हाई है तो उसे हम कहते हैं हाई बीपी। इसका मेन होता है 120 से 80। 120 होता है सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर, और 80 होता है डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर ऑफ एमएमएचजी, मतलब एमएम मरकरी, एचजी मतलब मेरा भी नाम है हिमांशु गुप्ता। हाई बीपी से क्या होता है, हार्ट डिसीज ऑल्सो कैन इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन्स एंड किडनीज, ये होता है। मतलब अगर आपका रेगुलर और कंटिन्यूस बेसिस में हाई बीपी होगा जो आपके ब्रेन और किडनी फंक्शंस को अफेक्ट करेगा, तो देख लेना। अब वहाँ पे कैसे, कौन सी डिसीज थी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऐसे ही यहाँ पे आती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब आती नहीं है, मतलब डिपोजिशन, बेसिकली इसे कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, इफेक्ट द वेसल एंड द सप्लाई ऑफ हार्ट मसल्स। जो हमारी नसें होती है उसमें क्या डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम, फैट्स, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स ल्यूमेनस ऑफ आर्टरी नैरो है। नैरो हो गया, हार्ट एकदम प्रेशर हो गया तो वो हमारी वेसल्स को डिग्रेड कर देती है, मतलब अब नैरो चीज हो गई और बहुत प्रेशर से जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस। एक चीज होती है एंजिना, एंजिना पेक्टोरिसिस, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब कभी कभार एकदम आपको दर्द हो जाता है ना, एक्यूट मतलब बहुत छोटे से के लिए, जब हार्ट में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाती, इसे हम कहते हैं एंजिना पेक्टोरिसिस, मोस्टली कॉमन इन मिडल एज्ड मैन। ठीक है, ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट्स ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो नहीं जाता है, या ब्लड में ऑक्सीजन इनफ नहीं है तो हार्ट मसल्स में एकदम ऐसे झटका सा लगता है, उसे कहते हैं अपन एंजिना पेक्टोरिस। अब तीन चीज होती है, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। हमारे हमें लगता है ये सारी चीज एक है, बट तीनों अलग चीज है, और क्वेश्चन आता ही आता है, तो देख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग है। Heart failure is a state of heart when it's not pumping blood effectively to meet the need of the body. कम ब्लड पंप कर रहा है जब हार्ट, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर।
ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज ये ज़्यादातर कंजेशन ऑफ लंग्स से होता है, विच इज द मेन सिस्टम ऑफ दिस डिजीज। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट होता है व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, मतलब समझो अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट इज व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब जब कम ब्लड आता है और हार्ट मसल्स वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, डैमेज हो जाती है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें, तीनों के अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो आई होप, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो गया। अगले ही वीडियो में हम पहले तो इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेट है, और अपना मेरे ख्याल से 22 को वीडियो आएगी, तो कल जो हमने पहले पढ़ा था ब्रीथिंग का, उसका भी एक हमने क्वेश्चन लगाना है। 19-20, हाँ, उसके भी क्वेश्चंस लगाने हैं। तो कल मतलब मेनली हम 50 से 100 क्वेश्चंस लगाएंगे, तो और रिवाइज भी करेंगे वो। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय।